हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा, पिछली क्लासेस में हमने कंप्लीट किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, गुडविल। गुडविल का टॉपिक आपके आने वाले चैप्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए ये चैप्टर आने वाले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर्स है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, बट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें, आप अपने सारे पॉइंट्स बना सकें। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं गुडविल। व्हाट इज मीन्ड बाय द गुडविल? गुडविल कहते किसे है, क्या मीनिंग होता है गुडविल का, क्या नेचर होता है इसका, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, अगर हम सीधी सादी बात बोले तो गुडविल होता क्या है? किसी भी बिजनेस के अच्छे नाम, अच्छी रेपुटेशन का फ़ायदा जो बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, उसे हम गुडविल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको बर्गर खाना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आएगा? मैकडी, बर्गर किंग। अगर आपको मिठाई खरीदनी है तो सबसे पहले जो दिमाग में नाम आते हैं वो आते हैं हल्दीराम, बीकानेर, इस तरीके के। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें उस बिज़नेस की गुडविल है जो उस बिज़नेस को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। तो गुडविल कुछ भी नहीं कह सकते। गुडविल हम सीधी सादी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गुडविल इज़ द बेनिफिट, गुडविल इज़ द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम। अच्छे नाम का बेनिफिट है, रेपुटेशन का फ़ायदा है, एंड कनेक्शन ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स अ बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू न्यू बिजनेस एज इट्स फर्स्ट स्टार्ट। यानी जो नया बिजनेस है उसके मुकाबले पुराना बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। क्यों अर्न कर सकता है? बिकॉज ऑफ गुडविल, गुडविल की वजह से, क्योंकि उसके अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, उसका पुराना नाम हो चुका है। ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते हैं। क्लियर? तो गुडविल का मीनिंग क्लियर है कि गुडविल किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि गुडविल का नेचर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई जने कहते हैं गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट्स, गुडविल एक काल्पनिक असेट्स है। बेटा, ये लाइन 100% गलत है। आपकी करेक्ट लाइन क्या है? गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स। गुडविल आपके लिए फिक्टिशियस असेट्स नहीं होता। ये एक कल्पना वाला असेट्स नहीं है। इट इज एन इनटेंजिबल असेट्स। इसका नेचर क्या होता है? इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स बेटा हम किसे कहते हैं? विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे ना हम देख सकते ना हम छू सकते, बट इट कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको हम मनी के टर्म्स में रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए गुडविल को हम कहते हैं गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स। ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन जैसे बनता है, फॉर एग्जांपल गुडविल इज डैश असेट्स, पहला पॉइंट आ जाएगा ऑप्शन ए फिक्टिशियस असेट्स, दूसरा टेंजिबल असेट्स, तीसरा इंटेंजिबल असेट्स, चौथा नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स। क्लियर? कंफर्म? अब देखते हैं गुडविल को हम कब कब कैलकुलेट करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत कब कब पड़ती है। अगर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करें, अगर पार्टनर्स पहले मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स है, वो 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे, अब वो प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम में हमें गुडविल की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, जब एक नया पर्सन पार्टनर की फर्म में आता है तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। या जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब क्यों करनी पड़ती है, ये बेटा तीनों चैप्टर्स हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि उस टाइम हम ये गुडविल की कैलकुलेशन क्यों करते हैं। फिर
व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब हमें अपने बिजनेस को सोल्ड आउट करना है तो भी हम अपने गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। व्हेन टू फर्म्स अमेलगमेट, अमेलगमेशन का मतलब होता है दो फर्म मिलकर एक नई फर्म बनाए। एक फर्म है ए, एक फर्म है बी, अब वो मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं वो फैक्टर्स जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। बेटा ये पॉइंट्स भी आपके एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, कौन सा फैक्टर है? सबसे पहला पॉइंट आता है आपके लिए एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अगर आपके बिजनेस की मैनेजमेंट कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, वो अपने बिजनेस के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकती है तो उससे बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट होने का मतलब उस बिजनेस की गुडविल धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट एफिशिएंट मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट आता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। इफ बिजनेस इज लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर कस्टमर कम्स ईजिली, अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी जगह पर है जहां पर कस्टमर बहुत ईजिली आ सकते हैं तो इससे आपके बिजनेस के सेल इंक्रीज होगी, और सेल इंक्रीज होने का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा और आपके गुडविल इंक्रीज होगी। थर्ड स्टेप आता है फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स। अगर किसी भी बिजनेस के अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, उसके अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, उसको प्राइस को लेकर ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप है तो इससे गुडविल इंक्रीज होती है। फोर्थ पॉइंट होता है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। अगर किसी भी बिजनेस ने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवा रखा है तो उससे उस बिजनेस के जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज होगी और गुडविल भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर नेक्स्ट पॉइंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। पता ही लग गया अब तक, इतनी देर से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बिजनेस के अच्छे नाम, अच्छी चीज़ के रेपुटेशन का फ़ायदा, तो अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर रखा है, आपका प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का है, तो नेचुरल है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी जिससे गुडविल इंक्रीज होती है। नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो लोगों के लिए नेसेसरी है और उसकी सप्लाई भी आप सफिशिएंट कर देते हैं तो इससे आपके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, गुडविल इंक्रीज होगी। एंड लास्ट पॉइंट आता है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस मीन्स जो आपके पार्टनर्स की पिछले कुछ सालों में मेहनत के कारण जो उनके बिजनेस का नाम हुआ है उसके कारण जो आपकी गुडविल इंक्रीज होती है। अगर देखो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं एमडीएच मसाला। एमडीएच मसाला जब अंकल ने स्टार्ट किया था, जो बूढ़े अंकल थे उन्होंने जब स्टार्ट किया था तब मसाले एमडीएच मसालों को कोई नहीं जानता था, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखा और सुपीरियर बनाया, उसकी सप्लाई को ज़्यादा इंक्रीज़ करा, तो उससे उसके प्रोडक्ट की धीरे धीरे गुडविल बनती चली गई और आज के टाइम में आपको पता है एमडीएच मसाले का एक बहुत ज़्यादा नाम है। तो ये पॉइंट होता है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनर्स कि उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस करी है, उससे गुडविल इंक्रीज होगी। क्लियर? तो अब तक हमने पढ़ा क्या? हमने पहले पढ़ा मीनिंग ऑफ द गुडविल, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा नेचर ऑफ द गुडविल, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा व्हेन वी कैलकुलेट द गुडविल, फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। अब चलते हैं गुडविल की टाइप्स की तरफ कि गुडविल कितनी तरीके की होती है। गुडविल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हमने गुडविल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन परचेज्ड गुडविल एंड सेकंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय द परचेज्ड गुडविल? देखो नाम से पता लग रहा है कि परचेज्ड करी हो, यानी द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय पेइंग सम कंसिडरेशन। जो भी गुडविल हम किसी चीज़ की पेमेंट, अगर हमने उस प्रोडक्ट के लिए, उस गुडविल के लिए कुछ पेमेंट करी है तो उसे हम परचेज्ड गुडविल कहते हैं। जैसे अगर आपको मैकडी की फ्रेंचाइज ओपन करनी है तो मैकडी वालों को आपको 30-40 लाख रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ती है, तब वो आपको अपना नाम देते हैं।
अब उसके नाम का क्या फ़ायदा है कि आपका फर्स्ट डे से आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल इज नॉन एज द परचेज्ड गुडविल, यानी परचेज्ड गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, जो हम कुछ पेमेंट करके खरीदते हैं उसे हम परचेज्ड गुडविल कहते हैं। अब अगर हमने किसी बिजनेस को ही परचेज कर लिया, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड, हमने किसी बिजनेस को टेक ओवर कर लिया और उस बिजनेस को टेक ओवर करते समय हमने उस बिजनेस के जो असेट्स लिए, मान के चलो असेट्स वो हमने लिए 20 लाख रुपीज़ के। असेट्स कितने के लिए? 20 लाख रुपीज़ के। और हमने जो लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करी वो लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करी हमने 8 लाख रुपीज़ की। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो आपने जो नेट असेट्स लिए, उस बिजनेस के नेट असेट्स कितने के लिए बेटा? 12 लाख रुपीज़ के लिए। बट आप उसको जो पेमेंट कर रहे हो, आपने उसको पेमेंट करी, मान के चलिए 14 लाख रुपीज़। कितनी पेमेंट करी है? 14 लाख रुपीज़ आपने उसको पेमेंट करी है। तो यहाँ पे जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, कितना एक्स्ट्रा पे किया है? आपने एक्स्ट्रा पे किया है 2 लाख रुपीज़। ये 2 लाख रुपीज़ आपके लिए क्या है? दिस 2 लाख रुपीज़ इज नॉन एज द परचेज्ड गुडविल। इसे हम कौन सी गुडविल कहते हैं? परचेज्ड गुडविल। क्लियर? कंफर्म? तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड, जब हम बिजनेस परचेज्ड करते हैं तो एक्सेस ऑफ परचेज्ड कंसिडरेशन, जितना भी कंसिडरेशन से हम एक्सेस पे करते हैं ऑफ इट्स नेट असेट्स, एक्सेस ऑफ परचेज्ड कंसिडरेशन ऑफ इट्स नेट असेट्स। नेट असेट्स का मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जैसे यहाँ पे नेट असेट्स कितना है? 14 लाख, बट परचेज्ड कंसिडरेशन कितना है आपका? सॉरी, नेट असेट्स है 2 लाख और परचेज्ड कंसिडरेशन कितना है? 14 लाख। तो आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करे है, दिस इज फॉर द गुडविल। इसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। क्लियर? अब ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज पर AS26 कहता है ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन बुक्स एज एन असेट्स। सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल को आप असेट्स के तौर पे शो कर सकते हो। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये MCQs में अक्सर आता है, या आप जब आगे क्वेश्चंस करोगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, तो वहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करेगा अपना, कि परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन द बुक्स एज एन असेट्स, सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ असेट्स। और कहाँ पे शो होता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में असेट साइड शो होता है। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है? द गुडविल विच इज जनरेटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स इन द पास्ट ईयर। जब पार्टनर्स ने पिछले कुछ सालों में मेहनत करके जो गुडविल जनरेट करी, उसे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। देखो, परचेज गुडविल मीन्स हमने गुडविल को परचेज किया है, हमने गुडविल के लिए कुछ अमाउंट पे किया है। बट सेल्फ जनरेटेड के लिए हमने कोई पेमेंट नहीं करी है, बल्कि मेहनत करी कई सालों की, और उस मेहनत के कारण जब हम गुडविल को अर्न करते हैं, अपना एक नाम बना देते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर? यानी अगर हम लाइन को ध्यान से पढ़े, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट पेड, विच इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन, जो हम कंसिडरेशन के अगेंस्ट परचेज नहीं करते, बट इट इज़ अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। बट ये मैनेजमेंट ने कुछ एफर्ट्स करी है, उसके कारण ये गुडविल जनरेट हुई है। क्लियर? कंफर्म? ध्यान रखिए, बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल को हम असेट्स के तौर पे शो कर सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स एज एन असेट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम असेट्स में शो नहीं कर सकते। अब वही लाइन जो मैं अभी बता रहा हूँ कि एज पर AS20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट। हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को असेट्स के तौर पे शो नहीं कर सकते।
सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसलिए हम इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन बुक्स एज एन असेट। ये लाइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कौन कौन से मेथड है जो गुडविल को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। हमें वैसे तो कई मेथड है, पर हमें 4 मेथड जो मेन पढ़ने हैं वो मेथड है। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 4 मेथड हमें पढ़ने हैं। बेटा हमारी कोई चॉइस नहीं है कि हम जिस मर्जी मेथड से निकालें, नहीं, हमें क्वेश्चन में मेथड बताया होगा, उसी मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। क्लियर? अब एक एक मेथड पढ़ते हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत सिंपल मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, आपके क्वेश्चंस में अक्सर आता है। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो यहाँ पे गुडविल जो कैलकुलेट करी जाती है वो कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि जो बिजनेस के कारण, आपके बिजनेस के रूटीन के कारण जो प्रॉफिट होता है, सिर्फ उसी प्रॉफिट के बेस पे आपकी गुडविल कैलकुलेट करी जाएगी। क्लियर? चलिए इसके स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप्स बहुत सिंपल है, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच ईयर। अब नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर एनी एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट से पहले जो आपके बिजनेस के नॉर्मल रूटीन से जो प्रॉफिट अर्न होता है, आपका बिजनेस जिस चीज़ का है उस प्रोडक्ट की वजह से जब आपका प्रॉफिट अर्न होता है तो उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर? अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना, लॉजिक को ध्यान से समझना। अगर आपने लॉजिक को ध्यान से समझा तो आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले लिखोगे आप प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें आप ऐड कर दोगे एबनॉर्मल लॉसेस। अब हमने एबनॉर्मल लॉसेस को क्यों ऐड करा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को क्यों ऐड करा? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को क्यों ऐड करा? बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने क्या बनाया था? आपने अपनी बुक्स में सबसे पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप देखो बिजनेस में आपने क्या बनाया था बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में आप सबसे पहले क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक। फिर आप यहाँ पे लिखते थे परचेजेस। फिर आप इसके बाद यहाँ पे लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंस। आप यहाँ पे सेल्स लिखते थे और फिर आप लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। बट जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे, हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, वहाँ हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ पर हम अपने सारे एबनॉर्मल गेंस, जितने भी हमारे एबनॉर्मल गेंस होते हैं वो लिख देते थे। अदर इनकम्स ऐड कर देते थे, अदर इनकम्स वो ऐड कर देते थे। ठीक है, उसके बाद हम नॉन रिकरिंग इनकम भी जो हमारी होती थी, जो हमारे बिजनेस के नेचर से बिलोंग नहीं करती थी, हम उसको भी लिख देते थे नॉन रिकरिंग इनकम। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है पर समझिए, कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, यहाँ पे हम अपने सारे एबनॉर्मल लॉसेस को लिखते थे। हमारे जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते थे हम उसको भी यहीं पे लिखते थे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। इसके अलावा हम यहाँ पर अपने अदर एक्सपेंसेस लिखते थे और हमारे लिए यहाँ पे आ जाता था नेट प्रॉफिट। बट
जो गुडविल कैलकुलेट करी जाएगी वो गुडविल कैलकुलेट करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो बिजनेस के नॉर्मल रूटीन से है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने एबनॉर्मल लॉस को क्या करा था, माइनस करा था, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को क्या करा था, माइनस करा था। उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। तो आपको जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐड कर देते हैं हम इसमें एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस के एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा। ऐड कर देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ऐड कर देते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अब ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है, इसका एग्जांपल आपका हो सकता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। आपके एम्प्लॉयज़ ने अचानक रिटायरमेंट ले ली और उसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ा, तो आपका प्रॉफिट एकदम रिड्यूस हो गया। तो उस चीज़ के लिए, उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आपने उस पॉइंट को ऐड कर दिया। माइनस क्या करना है, एबनॉर्मल गेंस। अब एबनॉर्मल गेंस क्यों माइनस करना है, क्योंकि इसने आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया था, इसलिए। अब एबनॉर्मल गेंस क्या होते हैं, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपने कोई एसेट्स बेचा, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये बिजनेस के नॉर्मल रूटीन का प्रॉफिट तो नहीं है, इसलिए आपने इसको लेस कर दिया। लेस करा नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब क्या हो गया, जैसे कुछ इनकम जो बिजनेस के रूटीन से नहीं आती, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये हो सकता है। या आपके लिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है, आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड किया है, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म। तो यहाँ से आपने इन सब पॉइंट से आपने क्या निकाला बेटा, आपने इन सब पॉइंट से निकाला नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप आपका होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या करोगे आप, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, जो भी आपने ईयर वाइज ईयर, यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप में ईयर वाइज ईयर प्रॉफिट निकाले, उनको आप ऐड करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल की एवरेज निकालनी है। और थर्ड एंड लास्ट स्टेप होता है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्या मीनिंग होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड मीन्स हाउ मैनी ईयर्स फर्म विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कितने साल तक फर्म ये सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो पिछले कई सालों का एवरेज आ रहा है, उतना कम से कम कितने सालों तक मेंटेन कर लेगी, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर। तो आपको ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स फर्म विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। चलिए अब हमने ये क्वेश्चंस, हमने मेथड पढ़ लिया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। उन क्वेश्चंस को देख के करते हैं कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा क्या वो सही था या कुछ प्रॉब्लम है उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। ए परचेज्ड बी बिजनेस। हमने पहले ही पढ़ा है कि हम गुडविल की कैलकुलेशन कब करते हैं, जब हम किसी का बिजनेस परचेज्ड करते हैं। तो ए परचेज्ड बी बिजनेस विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। It was agreed that firm's goodwill is to be valued at 2-year purchase of normal average profit of last 3 years। बेटा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि आपको गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अगर आपने ये लाइनें ध्यान से नहीं पढ़ी और आपने स्किप कर दी तो क्वेश्चन में घूमते रह जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा है गुडविल इज वैल्यूड एट 2-year परचेज। 2-year परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया, ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। द प्रॉफिट ऑफ बी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years वर 31st March 2018 रुपीज़ 80,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 रुपीज़।
31st March 2019, 1 lakh rupees after charging an abnormal loss of 20,000 rupees. 31st March 2020, 90,000 rupees excluding rupees 10,000 as insurance premium on firm's property now to be insured. Calculate the value of firm's goodwill. क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को। अगर हम सबसे पहले हम करेंगे क्या बेटा, हम सबसे पहले एक एक करके अपने ईयर्स लिख लेंगे और उनका प्रॉफिट। 31 मार्च का प्रॉफिट 80, 19 का 1 लाख और 20 का 90,000 रुपीज़। सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि 31 मार्च 2018 कितना दिया हुआ है बेटा आपको? प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 रुपीज़। फिर ऐसे 2019 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। 2020 का प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़। हमने सबसे पहले अपने प्रॉफिट्स को लिख लिया कि हमारा प्रॉफिट्स कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 31 मार्च में 80,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें आपको बताया है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 रुपीज़। हमने क्या सीखा कि एबनॉर्मल गेन जो होता है वो हम माइनस कर देते हैं। लॉजिक हमने अभी पिछले कंसेप्ट में सीखा है 10,000 रुपीज़। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 70,000 रुपीज़। क्लियर? अब 2019 में भी कुछ बताया हुआ था 1 लाख रुपीज़ आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 रुपीज़। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं बेटा? ऐड ऑन कर देते हैं। तो हमने ऐड करा 20,000 रुपीज़, दिस इज इक्वल टू 1,20,000। अब 2019 का देखते हैं, 2020 का 90,000 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग ₹10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम को काउंट नहीं किया। इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म के लिए क्या होता है? नॉर्मल एक्सपेंस होता है, और नॉर्मल एक्सपेंस हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? काउंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने काउंट नहीं किया, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको काउंट करेंगे। अब कोई एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे बेटा 10,000 रुपीज़। दिस इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़। ठीक है, क्लियर? अगर अब आप टोटल प्रॉफिट निकालो, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? टोटल करोगे 2,70,000। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 90,000 रुपीज़। और फिर आपको लास्ट स्टेप क्या करना है? आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो आपको यहाँ पे बताया हुआ है 2 ईयर परचेज बताया हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई बाय आप कर दोगे 2, 1,80,000 रुपीज़। 1,80,000 रुपीज़ इज द फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 1,80,000 रुपीज़। देखिए, ध्यान से देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ लॉजिक को डायरेक्ट समझाने के लिए आपको क्वेश्चन करवाया है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They decided to admit C as a partner from 1st April 2020 on the following terms. अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है? They decided to admit। हमने पढ़ा था ना कि goodwill is calculated at the time of admission of the partner। तो यहाँ पे C को admit किया है। C will be given 2/5 share of profit. Goodwill of the firm will be valued at 2-year purchase of 3-year normal average profit। देखो 2 ईयर परचेज, ये आपके लिए क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर परचेज।
और 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? आपको प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 ईयर्स आपको दिए हुए हैं। 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। 2019 का लॉस दिया हुआ है 80,000 रुपीज़, उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है 1,10,000। 2018 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,10,000 रुपीज़, उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स इंक्लूड है। आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, करते हैं। हमने सबसे पहले लिखा अपने ईयर 2020। 2020 का प्रॉफिट कितना था बेटा आपका? हमारा था 30,000 रुपीज़, तो हमने 30,000 रुपीज़ लिख लिया। फिर 2019 में हमें लॉस दिया हुआ है, लॉस कितना दिया हुआ है? 80,000 रुपीज़ का लॉस दिया हुआ है। लॉस को हम हमेशा ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। और 2018 यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000। 1,10,000। क्लियर? अब इनके एडजस्टमेंट्स देखते हैं। 2020 में बोला है उसने आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑन स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑन स्टॉक यानी एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करते हो बेटा? एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड ऑन कर देते हो। तो आपने यहाँ पे ऐड किया है, ऐड कर देना ये 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ आपने ऐड करा, दिस इज इक्वल टू 70,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लॉस दिया हुआ है 80,000 लिख लिया। इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। वॉलेंट्री रिटायरमेंट मैंने आपको बताया था, ये कौन सा पॉइंट हो गया? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। क्या है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे 1,10,000, दिस इज इक्वल टू, अगर प्लस माइनस करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 रुपीज़। क्लियर? फिर हम देखते हैं 2018 में 1,10,000 इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज़ ऑन सेल ऑफ असेट्स। आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स है 30,000 रुपीज़ का, तो 30,000 एबनॉर्मल गेन है, आपने इसको माइनस कर दिया। दिस इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़। अब अगर आप देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपके लिए? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000। क्लियर? अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। और फिर आपको क्या लास्ट स्टेप क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। गुडविल के लिए हम क्या करते हैं? 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब अगर आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था आपको? 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ गया? अब देखो, आपने देखा ये छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, बट कई बार आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस, इसमें भी टिपिकल क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। जैसे अगर इन्होंने कोई एरर कर दी, एरर करने का मतलब क्या है? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट्स हो, तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। बेटा मुझे पता है क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, बट इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट करना है, तो आपके 10 मिनट और लगेंगे, बट प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए। क्लियर? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए परचेज बी बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एन एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, 5 साल के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 2016 में लॉस, 2017 प्रॉफिट, 2018 प्रॉफिट, 19 प्रॉफिट, 20 प्रॉफिट। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है। पहले एक काम करते हैं, सारे प्रॉफिट्स को एक जगह आराम से लिख लेते हैं ताकि एक एक करके पॉइंट्स को हम कर सकें।
देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 2016, कौन सा ईयर, 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 में आपको लॉस दिया हुआ है 90,000 रुपीज़ का। फिर 2017 में अगर आप देखो 1,60,000 रुपीज़, 1,60,000। 2018, 2019 और 2020। 2018 में कितना दिया हुआ है, 1,50,000 और 65, 1,50,000, 65,000 और यहाँ पे दिया हुआ है 1,77,000। क्लियर। हमने सबसे पहले अपना प्रॉफिट्स को एज इट इज़ लिख लिया। अब पढ़ते हैं एक एक पॉइंट, क्या पॉइंट दिया। फर्म हैड अ गेन, फर्स्ट पॉइंट, फर्म हैड गेन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 में फर्म को एक गेन हुआ था और ये गेन वाज क्रेडिट, दिस गेन वाज क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसको क्रेडिट कर दिया। एबनॉर्मल गेन है तो 2017 से हम इसको माइनस कर देंगे ईजिली। हमने माइनस करा, हाउ मच, कितना गेन था, 50,000 रुपीज़ का गेन था, हमने 50,000 रुपीज़ माइनस कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 incurred in the year ended 31 March 2018, ठीक, बिकॉज ऑफ अ मशीनरी बिकम ऑब्सलेट इन एक्सीडेंट। आपने 31 मार्च 2018 में एक एबनॉर्मल गेन है और एबनॉर्मल गेन को आप क्या करते हो बेटा, ऐड ऑन कर देते हो। तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, 2018 में 20,000 रुपीज़ आपने ऐड कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। हमने कब परचेज करी थी, 1 जुलाई 2018 में परचेज करी थी 1 लाख रुपीज़ की, वाट डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। बेटा इन्होंने क्या कर दिया, आपको पता है ओवरहॉलिंग कॉस्ट आपके लिए कौन सा एक्सपेंस होता है, आपके लिए होता है कैपिटल एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, आपने इसको गलती से क्या ट्रीट कर दिया, आपने इसको ट्रीट कर दिया रिवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है बेटा, आपने इसको ट्रीट कर दिया रिवेन्यू एक्सपेंस। क्या ये रिवेन्यू एक्सपेंस था, नहीं। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी मशीन, सेकेंड हैंड मशीन पे ओवरहॉलिंग कॉस्ट वगैरह वो उस मशीन की कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाता है। इन्होंने रिपेयर अकाउंट में ऐड कर दिया। कब करा है, कब खरीदी ये मशीन, 1 जुलाई 2018 में हमने ये मशीन परचेज करी थी। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे आया होगा आपका, 31 मार्च 2019 में आया होगा। 1 लाख की मशीन करी थी, हमने इसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। अब रिपेयर से हटाएंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने अपने प्रॉफिट को 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट को इंक्रीज कर देना है। क्लियर। बट अगर आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब आपने कोई असेट्स इंक्रीज करा, तो उसके ऊपर आपका क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एवरी ईयर लगता है। अब ये डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपको डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लगाना है, 20% लगाना है ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेस पे लगाना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 2019। हमने डेप्रिसिएशन 2019 के लिए कैलकुलेट करा, हमारा कितना होगा 1 लाख इंटू कितने परसेंट, 20%। और जुलाई से लेकर 31 मार्च तक अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़। कितना हो जाएगा,
15,000 रुपीज़, तो 2019 के प्रॉफिट में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा 15,000 रुपीज़। क्लियर है ये? क्यों? क्योंकि आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया सबसे पहली बात, बट असेट्स इंक्रीज होने की वजह से जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब है एवरी ईयर आपको डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी आपका 31 मार्च 2020 में से भी आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे निकालिए डेप्रिसिएशन फॉर 2020, डेप्रिसिएशन फॉर 2020, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अब कौन सा मेथड है? मेथड है आपके लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमें पता है डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लेविड होता है? रिटर्न कॉस्ट के ऊपर, रिटर्न डाउन वैल्यू कॉस्ट के ऊपर। 1 लाख में से 15,000 को माइनस करो, कितना आ जाएगा आपके लिए बेटा? आपके लिए आ जाएगा 85,000 रुपीज़। 85,000 का 20%, अगर आप 20% कैलकुलेट करोगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 17,000 रुपीज़। क्लियर? तो आपने ये 17,000 रुपीज़ यहाँ से माइनस कर देना। क्लियर? अगर अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो इसमें कोई चेंज नहीं, 90,000 रुपीज़ लॉस। अगर आप इस पे कैलकुलेट करो तो दिस इज़ 1,10,000 रुपीज़। अगर आप इसका कैलकुलेट करो तो दिस इज़ इक्वल टू 1,70,000 रुपीज़। इसको कैलकुलेट करोगे 165 एंड दिस 150, इसको कैलकुलेट करोगे 1,60,000। अगर अब आप टोटल प्रॉफिट्स निकालोगे, अगर आप टोटल प्रॉफिट्स निकालोगे तो टोटल प्रॉफिट्स कितना हो जाएगा? इसका टोटल प्रॉफिट्स हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट। फाइव लाख डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 1 लाख। और नेक्स्ट आपको क्या निकालनी है? गुडविल। 1 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, आपको ध्यान से पढ़ना है। 3 ईयर परचेज उसने बोल दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। तो आपकी गुडविल का फाइनल आंसर कितना आ गया? 3 लाख रुपीज़। यहाँ पे हमने एक नया कंसेप्ट सीखा कि अगर किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्होंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया तो सबसे पहले आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करिए, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस नहीं था। बट असेट्स इंक्रीज होने के कारण आपका डेप्रिसिएशन लगेगा और डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन में आप ध्यान से देखोगे कि डेप्रिसिएशन कौन से मेथड के अकॉर्डिंग लग रहा है, क्या परसेंटेज दी हुई है, ये सारी चीज़ें आप फोकस करोगे। क्लियर? चलिए, जहाँ इतने क्वेश्चंस करे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ ए, बी एंड सी वर एज अंडर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। आपको ये प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इन प्रॉफिट्स को ही लिख लेते हैं, फिर हम एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ते रहेंगे हमें क्या एडजस्टमेंट्स दी हुई है। तो प्रॉफिट्स लिखते हैं हम सबसे पहले अपने 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट कितना है? 30,000। 2018, 2019, 2020।
4634 और 44,975 हमने सबसे पहले प्रॉफिट्स लिख लिए। ठीक है, अब देखते हैं इनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, क्या क्या पॉइंट्स दिए। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2019, कब? 1 जुलाई 2019, यानी इसका जो इम्पैक्ट आएगा कौन से ईयर पे आएगा? इसका इम्पैक्ट आएगा 2020 के इम्पैक्ट पे। फर्म परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 बट इट वाज चार्ज्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमने क्या ट्रीट कर लिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हमने गलती से ट्रीट कर लिया और इसके ऊपर डेप्रीशिएशन हमें लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड, 9% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस के बेस पे कैलकुलेट करना है, चार्ज नहीं किया। वही सिंपल सा पॉइंट है आपके लिए कि आपको किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया तो आप क्या करोगे? पहले अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करोगे और डेप्रीशिएशन को माइनस करोगे। अगर आप डेप्रीशिएशन निकालते हो, इसका डेप्रीशिएशन निकालते हो तो 10,000 का 9% इंटू 9/12 अगर आप 9/12 डेप्रीशिएशन निकालोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 675। क्लियर? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 31 मार्च 2020 में चेंजेस आएगा, तो हमने सबसे पहले 10,000 रुपीज़ ऐड करा और माइनस करा डेप्रीशिएशन 675। क्लियर? इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये डेप्रीशिएशन है। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 1920 यानी इसी साल की बात कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 ऑफ ईच पार्टनर वार डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। देखो ये क्या थे? 2,000 पर्सनल एक्सपेंस थे। पर्सनल एक्सपेंस आपके लिए क्या होते हैं बेटा? ड्राइंग्स होते हैं, और इन्होंने गलती से आपके कहाँ पे डाल दिए? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। प्रॉफिट में से रिड्यूस कर दिए थे, आप इसको क्या करोगे? ऐड ऑन करोगे। 2,000 ईच पार्टनर। कितने पार्टनर हैं? ऊपर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, 3 पार्टनर हैं, तो 2,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? 6,000 रुपीज़ हो जाएगा, जो हमें प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हमने 6,000 रुपीज़ ऐड कर दिया। क्लियर? कंफर्म? फिर नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज फाउंड एज अंडर वैल्यूड। देखो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आप क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हो, आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इन्होंने क्या कर दी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर दी। अगर ये वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे तो इस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट हमें इंक्रीज़, क्योंकि इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस कर दिया है। क्लियर? तो हमने ऐड कर देना है इसमें 1,000 रुपीज़। बट एक चीज़ देखो, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का आपके लिए क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉफिट जो है 1,000 रुपीज़ आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 500 रुपीज़ वाज नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द ईयर। जो 500 रुपये का एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है वो तो हमने किसी भी ईयर काउंट नहीं किया। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो आपके लिए क्या है? नॉर्मल एक्सपेंस काउंट होना चाहिए। तो एवरी ईयर में से आपको 500 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे बेटा? माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ से भी करा -500, यहाँ से भी -500, -500 और -500। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो दिस इज़ इक्वल टू, ये आपके लिए कितना हो जाएगा? अगर आप इसको सॉल्व करोगे 29,500, दिस इज़
45,500, इसको ऐड करोगे 34,500, और इसको अगर आप ऐड करोगे तो इसको ऐड करने पे आपका आ जाएगा 58,800, 58,800। क्लियर? अगर हम इसका टोटल करें इन सब का टोटल, इन चारों का टोटल करें तो कितना होगा आपका? इनका टोटल होगा 1,68,300, 1,68,300। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? एवरेज प्रॉफिट। $1,68,300 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 42075, और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड देखो, आपको इसमें कहें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो दिस इज 42,075 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 84,150। ये आपकी गुडविल आई 84,150। क्लियर? तो हमें आज का सारा कंसेप्ट क्लियर है। आज हमने पढ़ा क्या? आज हमने पढ़ा कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल का नेचर क्या होता है, गुडविल को हम कब कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं, गुडविल की टाइप्स, गुडविल परचेज गुडविल को हम बुक्स में शो कर सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं कर सकते। और मेथड की बात करें तो हमने आज अपना फर्स्ट मेथड, जो सबसे लेंथी मेथड था, वो हमने सीख लिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज क्लास लेंथी हो गई, बट आज का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था, इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट एक छोटी सी क्लास होगी गुडविल की, तो उसमें हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तब तक आप अपने सारे नोट्स को मेंटेन करिए और प्रैक्टिस करिए, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है उससे एवरेज प्रॉफिट मेथड की प्रैक्टिस करिए। क्लियर? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।